प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों को हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निंदा रस और परसाई जी की जीवनी पढ़ना है। सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी की जीवनी, जिसके विषय में हमने आप लोगों को कई बार बताया है, बताने की कोशिश की है कि जीवनी बेटा कम शब्दों में लिखना है। जीवनी क्या करना है? कम शब्दों में लिखना है। कितना? इसके लिए निर्धारित शब्द सीमा है। क्या है? निर्धारित शब्द सीमा 80 शब्द है, लेकिन फिर भी 80 शब्द में जीवनी लिखा जाना बिल्कुल सा असंभव जैसा लगता है। जितना कुछ कम किया जा सकता है उतना कम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। बाकी तो सब ठीक ही है। और आप लोगों ने पहले से भी जो कुछ जीवनी पढ़ाई गई हैं, जो कुछ पाठ पढ़ाए गए हैं, उसमें आप लोगों ने रुचि दिखाई है। ये हमें या हमारे पूरी टीम को ये पता है कि आप लोग हम लोगों को बहुत चाहते हैं भाई, बड़ा मान करते हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और आप लोगों के कारण ही हम आज यहाँ तक आए हैं और आगे जाएंगे, पूरा विश्वास है। तो जन्म बेटा हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म इनका हुआ 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी। जन्म क्या हुआ? 22 अगस्त 1924 ईस्वी। जन्म स्थान इनका है जमानी, होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है। चलिए, कि महाराष्ट्र है, देखिए ध्यान नहीं हमको। संपादन इन्होंने किया वसुधा नामक मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका बेटा वो पत्रिका होती है जो हर महीने छपती है। जैसे दैनिक पत्र होते हैं ना, क्या होता है? दैनिक पत्र। दैनिक पत्र का मतलब क्या होता है? जो प्रतिदिन निकलते हैं, प्रतिदिन, वो कहते हैं दैनिक समाचार पत्र। और जो महीने में निकलते हैं, महीने में एक अंक निकलता है, वो क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? मासिक पत्र। फिर एक साप्ताहिक भी होता है, मासिक भी होता है, वार्षिक भी होता है। वार्षिक पत्रिकाएं भी होती हैं। तो इनकी लेखन की विधा क्या है? व्यंग है। प्रमुख रूप से इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी भाषा क्या है? सरल है, प्रवाहमयी और खड़ी बोली। भाषा कैसी है? प्रवाह से युक्त है। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है गतिशीलता। शब्द के माध्यम से बेटा, अर्थों के माध्यम से, जिसको काव्य में धारा प्रवाहिता कहा जाता है। और प्रवाह का मतलब धारा का बहाव ही है। जैसे धारा बिना रुके हुए, बिना अवरोध के सीधे आगे बढ़ती जाती है, उसी को प्रवाह कहते हैं। तो इनकी जो भाषा है वो भी प्रवाह से युक्त है, गतिशीलता है, कहीं भी रुकावट नहीं, अर्थ बिल्कुल क्लियर है। शैली क्या है? व्यंग्यात्मक है, आत्मपरक है। दो शैलियों का इन्होंने प्रमुखता से प्रयोग किया है। और जो निंदा रस जो
ये शीर्षक है बेटा, ये क्या है? ये तो व्यंग्यात्मक ही है। क्या है बेटा? व्यंग्यात्मक या व्यंग शैली से परिपूर्ण है। 3 शब्द शक्तियां होती हैं, जैसे कई बार आपको बता चुके हैं। वो होता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्या होता है भाई? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियां होती हैं। तो व्यंजना से परिपूर्ण जो होती उसी वहां क्या आ जाती हैं? उसी को व्यंग कहते हैं, उसी को व्यंग्यात्मकता कहते हैं। बस केवल शब्दों का भेद है। तो तीसरी शब्द शक्ति अर्थात व्यंग का इन्होंने प्रमुखता से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इनकी बेटा प्रमुख रचनाएं हैं सदाचार की तावीज। क्या रचना है? सदाचार की तावीज, रानी नागफनी की कहानी, बहुत फेमस रचना है बेटा, रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये रचना है। मृत्यु इनकी हुई 10 अगस्त 1995 ईस्वी। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हरिशंकर परसाई जी की क्या हुई भाई? मृत्यु हुई। अब चलते हैं आगे। इनकी रचनाएं और भी रचनाएं जो 3 वहां पे लिखी गई थी भैया, वहां ये लिखा हुआ था रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे। फिर आ गए हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज। फिर है कि तब की बात और थी, तब की बात और थी। उसके बाद हैं भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे। फिर है, ये इनकी रचनाएं थी। परसाई जी की रचनाएं व्यक्ति और समाज की कमजोरियों को चोट देने वाली हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोरियां एवं आडंबरों से कमजोर हो जाता है। यहां से क्या हो गया भाई? इनकी विशेषताएं शुरू हो गई। तो परसाई जी ने क्या किया है? जो उनकी रचनाएं हैं व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का मतलब लोगों के लिए और समाज की, दोनों की जो कमियां हैं, दोनों की बेटा क्या हैं? जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको बिंदु बना करके, उनको बिंदु बना करके, उनको आधार बना करके, उनको क्या किया भाई? देखो ऐसा होता है कि समाज में जो कमी है, अगर उस पर हम चोट करेंगे, उस पर चोट करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? उस कमियों को दूर किया जा सकता है या दूर करने का प्रयास करेंगे। तो समाज की जो कमजोरियां थी उसको उन्होंने क्या किया भाई? दूर करने का प्रयास किया। दूर कैसे करेंगे? दूर करने के लिए क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनको सहारा न दें, उनको दूर करने के लिए उनकी निंदा करें। ऐसा होता है कि कभी कभी मान लीजिए कि कोई दुर्गुण अपने परिचित में है, तो हम उसको क्या करते हैं? टोकने से, रोकने से, कुछ कहने से घबराते हैं। और जब हम कुछ कहने से घबराएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? वास्तव में वो दुर्गुण कभी दूर नहीं हो सकता है, चाहे वो समाज की कमी हो, चाहे व्यक्ति की कमी हो। इसीलिए कहा जाता है कि ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो निंदक होता है माने आपकी कमियों को दूर करने वाला होता है, भले ही आपको वो हितकारी न लगे, लेकिन वास्तव में उसी से हमारा हित हो सकता है, वो हमारे लिए कल्याणकारी है। आपने मित्रता पाठ भी पढ़ा है, वहां भी ये चीज लिखा हुआ है कि जो हमें गलत कार्यों के लिए प्रेरित करें वो हमारे सच्चे हितैषी नहीं हैं।
हमारे सच्चे हितैषी वो हैं जो हमें गलत कार्यों से रोकें और अच्छे कार्यों की करने की प्रेरणा दें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारे लिए हितकारी हो सकता है। तो क्या किया भाई, व्यक्ति की कमजोरियों को, समाज की कमजोरियों को क्या करने का, चोट करने का। चोट करना माने उस पर प्रहार करना और उसको दूर करने का प्रयास करना, उसको काटना, छांटना, उसके रूप को, उसके आकार को बदलने का प्रयास करना। जो समाज के लिए, हमारे लिए हितकारी हो, ऐसा वातावरण बनाना, ऐसी व्यवस्था बनाना। और ये इनकी रचनाओं में, परसाई जी की रचनाओं में ये चीज देखने को मिलती है। अर्थात गलत बात को इन्होंने गलत कह करके अपने साहित्य में इस बात का प्रमाण दिया है। व्यक्ति और व्यक्तित्व की कमजोरियां, भाई व्यक्ति की कमजोरियां और व्यक्तित्व का मतलब बेटा उसके आचरण की कमजोरियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो मनुष्य की कमजोरी हो गई है कि उसका आचरण कुछ ऐसा होता है, और कमजोरियों को दूर करने का आडंबर। आडंबर का मतलब होता है बेटा दिखावा। आदमी दिखावा कुछ करता है और वास्तव में होता कुछ है ना। तो दिखावे का भी इन्होंने जोरदार विरोध किया। क्या फिर दिखावे का विरोध करने का मतलब क्या है कि भाई इनका सिद्धांत था भैया कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। दिखावे की जिंदगी भैया ये नहीं जी रहे थे। और दिखावे से व्यक्ति क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इस बात को भी इन्होंने अपनी रचनाओं में अच्छी प्रकार से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठक तक बताया है। अब कह रहे हैं कि परसाई जी की शैली हास्य व्यंग प्रधान है। इनकी शैली क्या है भाई, हास्य व्यंग। व्यंग तो है ही है, लेकिन उसमें क्या है भाई, हास्य का मिश्रण है। कभी कभी इनके व्यंगों को पढ़कर, देखकर, सुनकर मन में क्या आ जाती है बेटा, हंसी आ जाती है। व्यंग लिखने में परसाई जी सिद्ध हस्त हैं। ऐसे ऐसे व्यंग इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, लिखे हैं। उसमें लिख लिख करके भाई जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या जिस काम में हमारी रुचि होती, जिसके हम विशेषज्ञ होते हैं, वो हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। तो व्यंग लिखना द्विवेदी जी के लिए बहुत सहज है। और जो व्यंग लिख देते हैं उनकी जो स्वाभाविकता है वो उसमें बनी रहती है, कहीं भी कोई कमी फिर रह जाने वाली नहीं है। व्यंग के लिए जो आवश्यक गुण हैं, आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक विशेषताएं हैं, उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाती है। फिर क्या किया कि बोलचाल के तत्सम शब्द। क्या किया, बोलचाल माने बातचीत, जो साधारण तरीके से हम बैठ करके बात करते हैं। देखिए जब बात करते हैं तो क्या होता है, जो वास्तविकता होती है वो अंदर से निकल करके आती है। उसका जो बनावटीपन है, क्या है बेटा, उसका जो बनावटीपन है वो गायब हो जाता है। बातचीत में और पढ़ने लिखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बातचीत में वहां की क्षेत्रीय भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है, और जब हम पढ़ाई में आते हैं तो फिर खड़ी भाषा का प्रयोग होता है, खड़ी बोली का। हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। लेकिन क्या है, हमारी जो वास्तविकता है, हमारी जो बनावट है, उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारी जो, अब ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि हम कुछ बनने के चक्कर में अपनी वास्तविकता ही खो बैठे। जैसे अभी भाषा आधुनिकता हम लोग पढ़ रहे थे,
तो भाषा आधुनिकता में यही कहा कि भाई परिवर्तन ठीक है, करना चाहिए, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मूल स्वरूप को ही खो दें। जैसे संविधान में है कि भाई हम परिवर्तन कर सकते हैं देश काल परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन संविधान की मूल आत्मा को बिना ठेस पहुंचाए हुए। तो कह रहे हैं कि विदेशी शब्दों का चुनाव उत्तम है। माने विदेशी शब्द माने विदेशी भाषा या अन्य भाषा। इसके विषय में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं कि विदेशी शब्द का कैसे अपनी भाषा में प्रयोग करेंगे। तो भाषा आधुनिकता में इन सब के विषय में बहुत अच्छा चैप्टर था, वहां हम लोगों ने इन सबको पढ़ा है। तो कह रहे हैं कि कौन सा शब्द अधिक चोट करेगा। चोट करने का मतलब क्या है? प्रहार करना। और प्रहार क्यों करेंगे भाई? जब जो दुर्गुण हैं, जो कमियां हैं आचरण संबंधी, व्यक्तित्व संबंधी, तो कौन सा ऐसा शब्द बोल दें कि इसमें क्या आ जाए? परिवर्तन हो जाए, सुधार हो जाए, आचरण सही हो जाए, व्यक्तित्व सही हो जाए, साहित्य सही हो जाए, जीवन सही हो जाए। इसके बहुत से उदाहरण हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। मैं कई बार बताता हूं। जैसे बात करते हैं तुलसीदास की, भैया उनकी पत्नी ने जब घर से भगाया ना, जब कहा थी चर्म में देह में तामय ऐसी प्रीत, बेचारे घर छोड़ के भाग गए। उसी तरह से कालिदास के साथ हुआ। जानते हैं उनकी पत्नी ने भी कहा कि जाओ किसी काम के नहीं हो, अनावृतम द्वारम कपाटम देहि। और उसी तरह से आपके मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, वाल्मीकि के साथ भी हुआ। वाल्मीकि के साथ क्या हुआ कि वो लूटने का व्यापार करते थे, उनकी पत्नी ने कहा मुझसे इससे मतलब नहीं है। और एक और कवि हुए थे भारवी नाम के, उनके साथ भी यही हुआ। तो और इसी तरह जो है भर्तहरि के साथ भी हुआ। भर्तहरि, राजा भर्तहरि थे ना, शायद ये आप न जानते हो भर्तहरि के साथ क्या हुआ था, लेकिन हुआ था। और हुआ क्या था कि राजा भर्तहरि के साथ ऐसी घटना हुई, डायरेक्ट तो नहीं हुई लेकिन इनडायरेक्ट हुई। हुआ क्या कि राजा भर्तहरि के दरबार में, राज दरबार में एक सिद्ध पुरुष आए, महात्मा पुरुष आए। राजा ने उनकी बहुत सेवा की। राजा की धर्म वत्सलता और सेवा से प्रसन्न होकर के, बता देता हूं एक जल्दी से थोड़ा सा, क्योंकि हमें लगता है कि आपको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। तो राजा के यहाँ जो बेटा साधु बाबा आए, उनकी सेवा की, तो उनसे उस सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या दिया भाई? एक फल दिया उनको, जिसका नाम क्या था भैया? अमर फल। अमर फल। उस अमर फल की ये विशेषता थी कि जो भी उसको खाएगा वो अमर हो जाएगा और कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो राजा बेचारा क्या करता? राजा क्या है, अपनी पत्नी को, रानी को बहुत चाहता था। तो उसने कहा भाई, राजा ने कहा कि चलो ठीक है, ये फल जो है वो अमर फल आ गया रानी के पास। अमर फल आ गया कहां? रानी के पास आ गया। अब रानी क्या है? रानी चाहती थी किसी और को, अन्य को रानी चाहती थी, उसका प्रेमी था। रानी ने कहा इसको हम क्या करेंगे? उसने दे दिया अपने प्रेमी को। रानी ने, ये अमर फल पहुंच गया कहां बेटा? उसके प्रेमी के पास पहुंच गया। और वो प्रेमी क्या करता था बेटा? वो रानी से प्रेम नहीं करता था, वो एक वेश्या से प्रेम करता था। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो हम क्या करेंगे, वो फल पहुंच गया वेश्या के पास, अमर फल वो पहुंच गया वेश्या के पास। अब वेश्या ने सोचा कि हम ऐसा है, हमारा जीवन नरक है, अब हम क्या करेंगे इस फल को लेकर के।
अगर हम मतलब अब मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो चलो ठीक है, कम से कम इस पाप कृत्य से छुट्टी मिल जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, कहा कि वेश्या ने कहा चलो भैया ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारा राजा जो है बहुत धर्मशील है, लोगों की बहुत सेवा करता है। तो वेश्या ने उठाया और अमर फल कहाँ आ गया बेटा, ये आ गया फिर राजा के पास। अब जब राजा के पास ये फल पहुंचा तो राजा परेशान कि अरे हम तो रानी को दिए थे। अब जब पूरी घटना उसको पता चली कि ऐसे ऐसे होते होते ये हमारे पास आया है, तो राजा ने क्या कर दिया, उसी ने कहा कि ये संसार बड़ा विचित्र है, जिसको जो चाहता है जरूरी नहीं कि उसको वही चाहे। इसलिए राजा को वैराग्य हो गया, राजा ने राजपाट छोड़ दिया। इस घटना से राजा ने राजपाट छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया और ईश्वर की आराधना के लिए चला गया। तो ये होता है असर, ये होता है शब्द का प्रभाव, ये होता है व्यवहार का प्रभाव कि किसी के जीवन में कैसा भी परिवर्तन आ सकता है। तो वाणी का बहुत प्रभाव होता है। तो कहते हैं इसीलिए क्या कर दिया भाई कि ये जो व्यंग जो है, जो ये व्यंग लिखे गए, ये कैसे वाले किसी के जीवन में कैसा भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, बोलचाल की भाषा, तत्सम शब्दों का प्रयोग, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया, और कौन सा शब्द अधिक चोट करेगा, यही हम थे, अर्थ प्रदान करेगा, इसने सदैव ध्यान रखा। माने शब्दों का चयन इन्होंने बहुत गंभीरता से किया है। अब चलते हैं आगे। भाषा में व्यवहारिकता लाने के लिए, व्यवहारिकता का मतलब जैसे बोलचाल की भाषा आ जाए, जो सबको समझ में आए, ऐसी चीजें, ऐसा लाने के लिए उन्होंने क्या किया भाई, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया, उर्दू शब्दों का प्रयोग किए। किसी भी ऐसा नहीं है कि जैसे भाषा में व्यवहारिकता, अब व्यवहारिकता का मतलब क्या है कि जहां पर हमें उर्दू शब्दों की आवश्यकता है हम उर्दू शब्दों का प्रयोग करेंगे, और किसी एक भाषा में बंद करके भाषा की व्यवहारिकता को नहीं बनाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस शब्द की जिस अर्थ की जरूरत है उस भाषा में है ही नहीं है, उसके समान भाव देने वाले शब्द नहीं है, तो हमें दूसरी भाषा से उसको स्वीकार करना चाहिए। ये भी भाषा आधुनिकता में विस्तार से बताया गया है, समझाया गया है। तो कह रहे हैं कि निंदा का निबंध, निंदा रस निबंध व्यंग की दृष्टि से एक सुंदर कृति है। अब जो निंदा रस हम लोग निबंध पढ़ेंगे, जिसकी अभी शुरुआत होने जा रही है, ये क्या है, व्यंगात्मक निबंध का एक श्रेष्ठ और उत्तम उदाहरण है। अब मुझे लगता है बेटा कि यहां पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें जितने प्रश्न बनते थे, जो पूछ सकते थे आप, हमने उसको आपको बताया है। फिर भी अगर कहीं भी कोई चीज रह जाती है, कुछ पूछना शेष रह जाता है, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में जाकर के लिखेंगे, और अगली क्लास में उस कमेंट को हम ऐड करते हुए आपके लिए नई क्लास लाएंगे। अब चलते हैं भाई, देखिए अब आ गया है निंदारस मेन टॉपिक, निंदारस आ गया है, मेन टॉपिक आ गया है। तो कह रहे हैं कि का कई महीने बाद आए थे। अब का मतलब क्या है, का मतलब भाई मेरा मित्र, मेरा सखा, राम, महेश, मोहन, जो भी आपको नाम रखना हो रख लीजिए। हाँ, राम, रमेश भैया, मोहन, हाँ, ये क्या है, कई महीने बाद आया, मेरा मित्र है। और जब आत्मीयता होती है, अगर आपका मित्र वास्तव में आपका मित्र है, तो क्या है, बिल्कुल दौड़ते हुए, बेधड़क, बिना रुके हुए। अभी आप जान लीजिए कोई अनजान के यहां जाएंगे तो कुंडी खटखटाएंगे, कौन, बेल बजाएंगे, कौन, फिर आप बताएंगे, उधर से परिचय होगा, पता चला नहीं है। लेकिन जहां आपको सब जानते हैं,
जहां आपको सब जानते हैं, जिससे आपके आत्मिक संबंध हैं, वहां जाने में पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नई जगह होती है तो बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वही जगह जब पुरानी होती है, जो हमारे साथ व्यवहारिकता से जुड़ी होती है, जब ऐसा होता है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। तो कई महीने बाद का मतलब बहुत दिन बाद, बहुत दिन, क्योंकि भैया 1 महीने में 30 दिन और कई महीने माने 4 महीने हो गया तो भी बहुत दिन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कई महीने बाद आया और सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। कौन? मैं। लेखक कह रहे हैं कि कई महीने बाद आया, सुबह सुबह चाय पी चुका था, अखबार देख रहा था। तो भैया 7-8 बजे की बात हो सकती है, और सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल भी होती है। किसी का चाय पीने का टाइम 10 बजे होता है, किसी का 9 बजे होता है, लेकिन हमारे हिसाब से एक आदर्श टाइम 7-8 बजे का ही हम मान सकते हैं। और फिर क्या आया कि वे माने वो मित्र माने का बेटा, जिसकी का की बात कर रहे हैं, का तूफान की तरह हमारे कमरे में घुसा। तूफान माने बहुत तेजी से, तूफान माने आंधी होता है ना, आंधी तूफान। आंधी तूफान जब आता है तो कुछ देखता नहीं, कहां है, क्या है, कौन है, न इधर देखा न उधर देखा, न मुझसे बोला न कुछ, सीधे कहां पहुंचा भाई? मेरे कमरे में। अब क्या हुआ भाई? चाय पिए, हम बैठे हैं बाहर, चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अब हमारे यहां आने जाने से इसका मतलब ये भी है कि हमसे वो इतना घुला मिला था कि हमारा कमरा जानता था, कहां रहते हैं, क्या है, कौन सा कमरा आपका है। जब आपकी कोई प्रॉपर प्लेस जानेगा कि आप कहां बैठते हैं, कहां रहते, तो फलाने इस टाइम वहां मिलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमारी दिनचर्या से वो पूरी तरह से परिचित है। जब हमारी तरह से दिनचर्या से परिचित है तो हमारे कमरे में आया बहुत तेजी से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब पूछने की जरूरत क्या है? जब अज्ञानता होती है, जब उसके विषय में ज्ञान ना हो। यहां तो सब ज्ञान है, तर से पूछा, क्या किया? और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, माने तूफान की तरह, समुद्री तूफान ना, साइक्लोन आया, मुझको मिला और ऐसे पकड़ करके जोर से कस लिया, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मिलते हैं। पर अब क्या होता है? अब तो भाई क्या करेंगे भैया कि हाथ मिलाते हैं लोग। क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब इस समय हाथ मिलाना बहुत कम हो गया है। हाथ मिलाना कम क्यों हो गया भाई? ये कोरोना चल रहा है ना बेटा, जो कोरोना चल रहा है ना, इसने मनुष्य की जीवन शैली को बदल दिया है। इसने मनुष्य की जीवन शैली को बदल दिया है। अब हाथ मिलाना कोई चाहता नहीं है, कहता है दूर रहो, कहता है दूर से बात करो भाई। अब क्या हो गया? अब अपना ही हाथ मिलाते हैं भाई, नमस्कार प्रणाम। अब पता चला कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है इस कोरोना काल में। क्यों लोग प्रणाम करते हैं, दूर से बोलते हैं। अब क्या हुआ? यहां क्या आया? तूफान की तरह आया और भुजाओं में जकड़ा, माने जोर से कस के पकड़ लिया। अब कब से कस के पकड़ने का मतलब क्या होता है? अगर कोई कस के पकड़ता है तो उसका दो ही भाव है। एक भाव क्या है? या तो भाई प्रेम की अधिकता है, या तो क्या है? या तो प्रेम की अधिकता है, या फिर क्या है? शत्रुता है। या तो प्रेम की अधिकता हो सकती है, या तो शत्रुता हो सकती है। दो ही कारण हो सकते हैं। जब प्रेम अधिक होगा तो अधिकता के कारण हम उसको बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं, और या तो फिर क्या होगी? शत्रुता होगी। तो अपनी भुजाओं में जकड़ा, जोर से पकड़ लिया। अब क्या हो गया?
तो मुझे धृतराष्ट्र के भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। अच्छा, अब बताइए यहां पे क्या होगा? कैसे भीम के पुतले की याद आई? कि उसको लगा, काको लगा कि भले ही ये प्रेम से पकड़ रहा है, लेकिन मुझको लगता है कि मेरी ये हड्डी पसली बिल्कुल तोड़ करके अलग कर देगा। उसके हृदय में चाहे जो रहा हो, चाहे जो हो, लेकिन क्या हो गया है? उसके व्यवहार से जो उसने इतने तेज से दबाया, तो महाभारत की एक घटना याद आ गई। महाभारत की घटना का क्यों याद दिला रहे हैं? महाभारत की घटना का याद दिलाने का, जब कोई चीज अपने व्यवहारिक जीवन में होती है तो उससे मिलती जुलती बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। कि जब महाभारत का युद्ध बेटा खत्म हो गया, क्योंकि ज्यादातर कौरवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को ज्यादातर भीम ने ही मारा था। 100 पुत्रों में से 98-94 इस तरह से केवल भीम ने मारे थे। और दुशासन और दुर्योधन की ऐसी दुर्गति भीम ने की थी, तो उसके कारण धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति कहीं ना कहीं ईर्षा थी। कहीं क्या थी? ईर्षा थी, जिसके कारण जो है वो भीम पर जो है रुष्ट थे। और रुष्ट होने के कारण वो चाहते थे कि किसी तरह मैं अपने पुत्र की मृत्यु का बदला जो है भीम से ले लूं। तो जो धृतराष्ट्र का चरित्र था बेटा, वो 2 प्रकार का था। एक आंतरिक चरित्र था, एक बाह्य चरित्र था। बाह्य चरित्र तो ये जो दिखाना चाहता था कि चलो मेरे पुत्र हो, लेकिन अंतर मन में कहीं ना कहीं टीस थी कि अगर हमारे हाथ में आ गया तो इसको हम बता देंगे। और ऐसा इनको क्यों लग रहा है? क्योंकि इनके मित्र को लग रहा है कि लगता है कि आज ही दबा के मार डालेगा क्या। तो उनको ये जो प्रेम की अधिकता थी बेटा ना, ये नहीं दिख रही थी, उनको शत्रुता दिख रही थी कि जोर से पकड़ करके ये हमारा पतली वसली सब तोड़ देंगे। तो भीम की भुजाओं में पुतले जकड़े की भीम के पुतले की याद आ गई। तो क्या हुआ? भीम से जब मिलना चाहा धृतराष्ट्र ने कि भाई चलो, सब लोग पांडव आए, उनसे प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और उन्होंने कहा कि भाई भीम को भेजिए, भीम से हम गले मिलना चाहते हैं। लेकिन मन में दूसरा भाव था। बाहर दिखावा था क्योंकि अंधा था, लेकिन शक्तिशाली था। और इधर ये करता था कि आ जाए, अगर पकड़ लूं तो दबा करके इसको मैं बताता हूं कितना बड़ा वीर है ये। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण समझ गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, भीम को इशारे से रोक करके पुतले को दिया। तो पुतले को दबाकर चूर चूर कर दिया, और उनके मन में जो रोष था, जो घृणा थी, जो गुस्सा था, वो खत्म हो गया। तो वहां भी, और फिर उन्होंने पछतावा भी हुआ, लेकिन वो बात अलग है। करें धृतराष्ट्र की भुजाओं में जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को पकड़कर जकड़कर बिल्कुल चूर चूर कर दिया था, वैसा भी मुझे एहसास हो रहा था कि लगता है कि ये मित्र भी मेरे साथ ऐसा ही करने वाला है। क्यों याद आती है जब ऐसा घटता है? भाई कोई भी घटना आपको तभी याद आती है जब आपके साथ घटता है। कह रहे हैं कि यह धृतराष्ट्र की जकड़ थी। क्या है? धृतराष्ट्र की जकड़ थी, माने धृतराष्ट्र ने अपनी भुजाओं में पकड़ा था। अब आप जानते हो या ना जानते हो भाई, धृतराष्ट्र क्या थे? धृतराष्ट्र जो हैं वेद व्यास के पुत्र थे। वेद व्यास के भैया 3 पुत्र थे, 3 भाई, 3 जो माताएं तो अलग अलग थी बेटा, लेकिन धृतराष्ट्र के 3 पुत्र थे। और उसमें थे धृतराष्ट्र,
धृतराष्ट्र थे और पांडु थे, और पांडु के साथ जो है इनका नाम था विदुर का। धृतराष्ट्र के 3 पुत्र थे बेटा, क्या कहते हैं, वेद व्यास के सबसे बड़े पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था, दूसरे का नाम पांडु था और तीसरे का नाम विदुर था। धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, जन्मांध थे। पांडु जो है पांडु रोग से पीड़ित थे, और सबसे स्वस्थ बुद्धिमान नीतिज्ञ कौन थे? विदुर थे, महात्मा विदुर जिनको कहा जाता है। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी पूछा कि कहां है भीम? प्रश्न किया कि कहां है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। अब देखिए 2 बातें थी, उनके मन में दूसरे भाव थे और वाणी में दूसरे भाव थे। अब उस भाव को जिसने समझा, अर्थात श्री कृष्ण ने, भाई श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो किसी के मन में क्या चल रहा है उनको बताने की जरूरत नहीं है। और जब भीम का पुतला और भगवान की श्री कृष्ण के परामर्श से, श्री कृष्ण के आदेश से, श्री कृष्ण के सावधान करने के बाद, श्री कृष्ण के सावधान करने के बाद क्या हुआ? जब श्री कृष्ण ने सावधान किया तो भीम ने धृतराष्ट्र के भुजाओं में स्वयं न जाकर के, खुद न जाकर के क्या किया? एक पुतला लोहे का बना हुआ, जानते हैं पुतला का मतलब आकार, तो उसको जो है भीम ने धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। अब कहते हैं कि भीम ने पुतला उसकी पकड़ में आ गया, भीम ने पुतला उसकी भुजाओं में दे दिया। उन्होंने प्राणघाती स्नेह से क्या किया? स्नेह कैसा था बेटा? वो प्राणघाती था। जो प्रेम था ना, वो केवल दिखावा था, बल्कि वास्तव में उस प्रेम के अंदर जो है प्राण लेने की, प्राणों पर अधिकार करने की, प्राणों को नष्ट करने की, शरीर को नष्ट करने की, बदले की भावना से क्या कर दिया? अपनी भुजाओं में जकड़कर, अपनी भुजाओं में दबा करके क्या कर दिया? उसे चूर कर डाला। क्या कर दिया भाई? उस पुतले को बिल्कुल से तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अब यहां पे एक बात और कही जा सकती है कि जब भी कोई छल करना चाहे, छल का मतलब कि आंतरिक भाव कुछ हो, दिखावे में कुछ हो, तब हमें क्या हो जाना चाहिए? अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी सोच का क्या करते हुए? प्रयोग करते हुए अपनी जीवन रक्षा करनी चाहिए, अपनी जीवन रक्षा करनी चाहिए। जब क्या करना है? और एक लाइन इसी में लिखी है कि बेटा जब छल का धृतराष्ट्र आलिंगन करे तो क्या करना है? उसके सामने पुतला ही सामने रखना चाहिए, उसके हाथों में पुतला ही थमाना चाहिए। ठीक है? किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तब क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जाना है, आराम से लिखना है, जहां भी दिक्कत हो उसको बताना है, और जो भी दिक्कत हो उसको बताना है, अपने साथियों तक बताना है। वैसे जहां तक मैंने देखा है, जहां तक भाई आपको पढ़ाने के बाद आपकी जो समस्याएं होती हैं उसको भी देखने का काम चलता है। हो सकता है कि सारी समस्याएं न देखे, लेकिन जब शुरू में जैसे क्लास चली तो 2-4 दिन तक देखते रहते हैं कि जो भी कमेंट आते हैं उनका प्रयास किया जाता है कि अगर वहीं पर देने लायक है तो वहीं पे कमेंट कर दिया जाता है।
और अगर नहीं देने लायक है, कुछ समझाने लायक है, कॉमन सी चीज है, तो अगले क्लास में जा करके सबसे पहले उन कमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, बताते रहिएगा, अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा, और जहां भी प्रॉब्लम आए, जिस विषय में भी प्रॉब्लम आए, हिंदी में बताएंगे तो भाई मैं उसका सलूशन करूंगा। और इसी तरह से आप लोग चैनल के प्रति जुड़े रहिए। आप लोगों का ये जुड़ाव लगाव हम लोगों को बहुत ऊर्जा देता है बेटा। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने शुरू से किस प्रकार से आप लोगों की मदद की है और आज भी हो रही है, और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इससे भी ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करने की कोशिश की जाएगी। आज की क्लास के लिए आप सबको, आप सारे साथियों को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।